तो वर्ल्ड वॉच में आज हम आपको एक ऐसी कूटनीतिक हलचल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही भारत की राजधानी दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं। पहली नजर में यह खबर केवल एक राजनयिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह उस बदलते वैश्विक परिदृश्य का प्रमाण है जिसमें भारत आज मार्गदर्शक और विश्व गुरु की भूमिका में खड़ा हुआ है। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत दौरा एक बड़ी उपलब्धि होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रूस से जारी जंग को रोकने के लिए भारत की ज्यादा भागीदारी जरूरी है। यह बयान कोई सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई का प्रतिबिंब है कि आज की दुनिया शांति, संवाद और संतुलित समाधान के लिए सिर्फ भारत की ओर देख रही है। पश्चिमी देशों की थकी हुई नीतियों और लगातार विफल हो रहे अमेरिकी प्रयासों के बीच भारत की तटस्थ लेकिन ठोस कूटनीति ही नई उम्मीद का केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया था कि भारत तटस्थ नहीं है। भारत शांति का पक्षधर है, संवाद का समर्थन करता है और संतुलित दृष्टिकोण से समाधान खोजने में यकीन भी रखता है। यही वजह है कि आज रूस और यूक्रेन दोनों की नजर भारत पर है। 2023 में भारत यूक्रेन संबंधों में सुधार हुआ है और अब दोनों देश भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। जेलेंस्की और मोदी पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं और हर मुलाकात के बाद यही संदेश गया कि अगर शांति की कोई सच्ची कोशिश होगी तो उसमें भारत की भूमिका अवश्य होगी। अब जरा अमेरिका पर भी नजर डाल लीजिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दुनिया को लगा कि शायद इस बार कोई ठोस नतीजा निकलेगा, लेकिन नतीजा निकला शून्य। ना युद्ध थमा, ना शांति की कोई किरण दिखाई दी। ये वही अमेरिका है जो दशकों से खुद को दुनिया का नेता बताता रहा, लेकिन आज उसकी आवाज में कोई वजन नहीं बचा। उसके दबाव का कोई असर न रूस पर हो रहा है और न ही यूक्रेन पर। इसके उलट भारत, जिसने किसी पर भी दबाव नहीं डाला, न साम्राज्यवादी रवैया अपनाया, बल्कि संतुलित संवाद पर जोर दिया, और वही आज असली शांति का मार्गदर्शक भी बन गया है। यह फर्क है अमेरिकी नीतियों और भारतीय दृष्टिकोण में। आज का सच यही है कि 21वीं सदी में दुनिया की धुरी वॉशिंगटन पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली पर टिकी हुई है। अमेरिका की ताकत केवल सैन्य शक्ति तक सीमित हो चुकी है, जबकि भारत अपनी कूटनीति, संतुलन और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए पूरी दुनिया का विश्वास जीत रहा है। यही कारण है कि आज जेलेंस्की को यह लगता है कि युद्ध विराम और शांति वार्ता की चाबी अमेरिका या यूरोप के पास नहीं, बल्कि भारत के पास है। जेलेंस्की की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अगले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र होने वाला है। यूक्रेन ये चाहता है कि भारत वहां अपनी निर्णायक भूमिका निभाए। ये वही भारत है जिसकी आवाज केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उसकी सुनने और सीखने की क्षमता को देख रही है, समझ रही है। भारत की यह स्थिति कोई संयोग नहीं है, यह दशकों की नीतियों, सांस्कृतिक मूल्यों और प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। भारत ने दिखाया है कि बिना धमकी, बिना युद्ध, केवल संवाद और संतुलन से दुनिया को जोड़ा जा सकता है। आज अमेरिका की हालत यह है कि उसकी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, जबकि भारत की राय को हर मंच पर गंभीरता से लिया जा रहा है। जेलेंस्की का यह भारत दौरा न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दे रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि शांति का असली मार्गदर्शक अब भारत ही है। अमेरिका की हैसियत घट रही है और भारत विश्व गुरु बनकर विश्व मंच पर खड़ा हो रहा है। तो यह है भारत की ताकत। भारत लगातार चमक रहा है। भारत लगातार अपनी नई ताकत के जरिए दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अब दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं, और यही वजह है कि रूस से लेकर यूक्रेन तक, चाहे पुतिन हो या फिर जेलेंस्की हो, दोनों की ही निगाहें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत ने हमेशा से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान
संवाद से होना चाहिए। भारत ने हमेशा से ये कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि भारत के मूल्यों के साथ लोग आगे बढ़े और यही वजह है कि दुनिया अब भारत की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। भारत के बढ़ते हुए कदम की बात आज कर रहे हैं तो भारत और फिजी की अब बात करेंगे। रविवार को फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत पहुंचे और 26 अगस्त तक चलने वाली इस आधिकारिक यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये केवल भारत और फिजी के बीच हुई बैठकों की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये उस नई वैश्विक तस्वीर का हिस्सा है जिसमें भारत की धाक पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। ये फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में राबुका की पहली भारत यात्रा है, लेकिन इसकी गूंज पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुनाई दे रही है। सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति और शिक्षा से लेकर वैश्विक दक्षिण तक के मुद्दों पर ठोस निर्णय लिया गया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा का सहयोग, साइबर सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी सबसे अहम रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और फिजी भले ही महासागरों के पार हो, लेकिन दोनों की आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। भारत ने वादा किया है कि फिजी की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग और उपकरणों की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपने अनुभव साझा करेगा। इसके साथ ही साथ ये सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं होगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक गहराई का संकेत भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों को भी रिश्तों की धुरी बनाया है। उन्होंने घोषणा की है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजे जाएंगे और वहीं के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे। इतना ही नहीं, वो गीता महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। यानी ये संबंध अब भाषा और संस्कृति से लेकर सुरक्षा और रणनीति तक हर स्तर पर गहरे होते जा रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए बड़ा संकट है और भारत नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा में उसके साथ काम करेगा। यानी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में भी भारत फिजी का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के विकास का सहयात्री है। ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि आज के समय में छोटे और विकासशील देशों को कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन भारत उन्हें बराबरी की आवाज देता है। यही कारण है कि फिजी जैसे जो राष्ट्र है वो भारत को केवल एक सहयोगी नहीं मानते, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फिजी उस विश्व व्यवस्था के निर्माण में भागीदार है जिसमें वैश्विक दक्षिण की स्वतंत्रता, विचारों और पहचान का सम्मान किया जाए। ये बात केवल फिजी के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत और अफ्रीका तक गूंजने वाली महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। यानी लैंग्वेज से कल्चर तक रिश्ते और अधिक गहरे होंगे। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज फिजी के लिए क्रिटिकल थ्रेट है। इस संदर्भ में हम रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर ऊर्जा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में हम एक साथ हैं। अब हम डिजास्टर रिस्पांस में भी फिजी की क्षमताओं को बढ़ाने में।
तो स्पष्ट है कि इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत विश्व पटल पर मार्गदर्शक शक्ति बनकर उभर रहा है। कभी अमेरिका और पश्चिमी देश ही छोटे देशों के सहयोगी माने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज फिजी जैसे राष्ट्र भारत पर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि भारत दबाव डालकर नहीं बल्कि साझेदारी निभाकर आगे बढ़ता है। यही अंतर है भारत और पश्चिम की राजनीति में। रक्षा से लेकर संस्कृति तक, समुद्री सुरक्षा से लेकर गीता महोत्सव तक, ये साझेदारी भारत की विश्व गुरु भूमिका को और मजबूती देती है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की गवाही है जो दुनिया भारत पर जता रही है। आज का सच यही है कि महासागर पार छोटे से छोटे देश हो या महाशक्तियां, हर कोई भारत की ओर देख रहा है, हर कोई भारत में अपनी उम्मीदें देख रहा है। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में पिछले 1 साल के भीतर जिस बड़े बदलाव की आहट सुनवाई दे रही है, अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति ने जो करवट ली थी, उसका असर अब पूरे क्षेत्र में दिखने लगा है। ये बदलाव केवल ढाका की गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने इस्लामाबाद के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अचानक बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए नई चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि इन रिश्तों के पीछे केवल व्यापार या कूटनीति नहीं, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता भी तेजी से सामने आ रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इन दिनों 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर ढाका पहुंचे हुए हैं। ये दौरा महज शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इसमें कई गंभीर राजनीतिक संकेत भी छुपे हैं। डार की मुलाकात न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शीर्ष सलाहकारों से हो रही है, बल्कि वो उन राजनीतिक और मजहबी संगठनों से भी संवाद कर रहे हैं जिनका अतीत भारत विरोधी गतिविधियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़ा रहा है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान केवल सरकार से नहीं, बल्कि विपक्ष और मजहबी संगठनों से रिश्ते मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पिछले 1 साल में ढाका और इस्लामाबाद के बीच कई कदम उठे जो रिश्तों की गर्माहट को दर्शाते हैं। फरवरी 2025 में दोनों देशों के बीच सीधे सरकारी स्तर पर 50,000 टन चावल का सौदा हुआ था। पाकिस्तान की एयरलाइन फ्लाई जिन्ना को कराची ढाका उड़ान भरने की मंजूरी दी गई। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों की वीजा मुक्त यात्रा सुविधा देने पर भी सहमति बनी। डार की सबसे विवादित मुलाकात जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों से बताई जा रही है। ये वही संगठन है जिस पर 1971 की आजादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने, भारत विरोधी एजेंडा चलाने और अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोप लगे थे। लंबे समय तक प्रतिबंधित रहने के बाद ये संगठन फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री तक का उनसे संवाद इस ताकतों को अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन माना जा रहा है। भारत के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इन कट्टरपंथी समूहों की अपने हितों में इन समूहों को इस्तेमाल करता रहा है, और खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर। और अब जब ये ताकतें बांग्लादेश के अंतरिम राजनीति में जगह बना रही हैं और पाकिस्तान उनसे सीधे संबंध बना रहा है, तो इसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की राजनीति बेहद अस्थिर है। वहां लोकतांत्रिक ताकतें, सेना और मजहबी संगठन सभी सत्ता संतुलन की रस्साकशी में लगे हुए हैं। इस हालत में पाकिस्तान जैसे देश से नजदीकी बनाम अंतरिम सरकार के लिए राजनीतिक रूप से आसान विकल्प लगता है, लेकिन ये रास्ता भविष्य में क्षेत्रीय स्थिरता को गहरी चोट पहुंचा सकता है। डार की मुलाकात न सिर्फ अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस और तौहीद हुसैन से तय है, बल्कि वो बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से भी मिलेंगे। यानी पाकिस्तान हर राजनीतिक धड़े में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए समय अत्यंत सतर्क रहने का है, क्योंकि पड़ोसी देशों में बढ़ती कट्टरपंथी सक्रियता सीधे तौर पर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
इशाक डार का ये दौरा केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक खेल का संकेत है, जहां भारत को अपनी राजनीतिक सतर्कता और भी ज्यादा तेज करनी होगी। तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बगल में अब केवल एक पाकिस्तान नहीं बल्कि उसका मुखौटा बांग्लादेश भी पाकिस्तान की सोच से, उसके विचारों से लबरेज है। इंटरनेशनल बुलेटिन यानी वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।